अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि इम्तियाज़ शाहिद का अभी न्यू मॉडल आया 100। तो हमने बीपीएससी की पास टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। अभी जो 100 एडिशन आया है, इसमें जो न्यू पेपर आए हुए हैं ना, उसमें कल पहला पेपर जो था ना, मॉडल पेपर 145, ये वाला कल हमने मॉडल पेपर जो है कल किया था। तो आज हम कोशिश करेंगे, इसमें भी हमने टोटल जो है ना तकरीबन 30 सवाल हमने किए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे यहाँ से आगे, जो 30 से आगे जो हमारे सवाल रह गए थे ना, वो हम करेंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो 30 क्वेश्चन हमने कल एसोसिएशन के साथ किए होंगे, तो आपने तमाम एसोसिएशन भी लिख ली होगी। और मज़ीद अगर कोई इस बारे में चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हमने जो है ना 31 नंबर सवाल है, यहाँ से करना है स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइन इन मार्च 1945, जून 1945, अक्टूबर या दिसंबर 1945। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का चार्टर, इससे मुराद है क्या? इससे मुराद इसमें ना, इसको आप सिंपली कह लें, ये ना हमने यूनाइटेड नेशन पढ़ते हैं कि दुनिया का बहुत ही अहम इदारा है, जिसमें तकरीबन आलमोस्ट दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, तकरीबन 193 ममालिक हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इसमें है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ना, इसकी कह लें जी फाउंडेशनल ट्रीटी जो है ना, वो यूएन चार्टर को कहते हैं। मतलब इस चार्टर के ज़रिए ना यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी गई है। इसमें बेसिकली इस चार्टर में इन्होंने डिसाइड किया था कि हमने जो फ्यूचर में यूएन बनानी है, यूनाइटेड नेशन बनाना है, तो इसके क्या पर्पसेस होंगे। हमने इसको आगे कह लें जी, जो इसमें गवर्निंग हमने इंस्टीट्यूशन कायम करने हैं या इसका फ्रेमवर्क वगैरह, या हम आपको पता है यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो ये सारे जो है ना हमने इसमें पढ़ने हैं। अच्छा जी, अगर हम इस ट्रीटी की बात करते हैं तो ये जो ट्रीटी फार्म हुई है ना, ये 1941 में फार्म हो रही है। मतलब इस ट्रीटी को जो ड्राफ्ट किया गया है ना, वो 1941 में 1941 14 अगस्त ये डेट सबको याद रहेगी। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी है। तो 14 अगस्त 1941 को ये ट्रीटी ड्राफ्ट हो रही है। अगर हम साइन की बात करें, यहाँ पे ना यही इसने पूछा हुआ है साइन की जून, ये जो जून है ना 26 जून बनेगी, 26 जून बनेगी। 26 जून को ये ट्रीटी जो है ना आपकी 1945 को ये ट्रीटी साइन हो रही है। अब जो ऑफिशियल यूएन बन गई है ना, जिसको कह लें जी, ये बनेगी जाके अक्टूबर के मंथ में, और अक्टूबर में भी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को ये ट्रीटी 1945, 24 अक्टूबर आपको पता है ये बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल वो पूछ रहा होता है, यूनाइटेड नेशन फॉर्मली कब फॉर्म हुई है। तो ये जो ट्रीटी यूएन का चार्टर हम पढ़ रहे हैं ना 1945 में ये ड्राफ्ट हो रहा है। आगे हम देखें कि 1945 छब्बीस जून 1945 को ये ट्रीटी साइन हो रही है। और इसकी जो इफ़ेक्टिव डेट है ना, मतलब यूएन बन गई है, वो है आपके पास 24 अक्टूबर 1945। तो ये तीनों डेट जो हैं वो आपने याद रखनी है। और आपको यूएन के बारे में तो पता ही होगा कि इसमें 193 मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें 2 अभी मौजूदा जो है ना वो ऑब्ज़र्वर स्टेटस हैं, जिनमें एक हमारे पास पैलेस्टाइन जो है, इसके पास ऑब्ज़र्वर स्टेटस चलता आ रहा है। अगर हम मज़ीद देखें ना, अब हम देखते हैं कि यूएन देखें जी आपकी 24 अक्टूबर को 1945 को फॉर्म हो गई है। तो अब पीपीएससी जो सवाल पूछ रहा होता है ना आपसे
कि जब यूएन जनरल असम्बली हुई है तो इसके इनिशियल मेंबर कितने थे। फर्स्ट सेशन जो इसका हो रहा है तो इसमें इसके इनिशियल मेंबर कितने थे। तो ये पीपीएससी अलग से सवाल पूछ रहा होता है। 51 जो है ना इसके इनिशियल मेंबर हैं। अब होता ये है कि 24 अक्टूबर ये जो है ना आपको पता है अलग से पूछ रहा होता है जी यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे हम कब मनाते हैं। तो 24 ही अक्टूबर इसकी फॉर्मेशन मतलब इफ़ेक्टिव डेट है और 24 ही अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे भी मना रहे होते हैं। लेकिन पहली दफ़ा जो यूएन में यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया है ना वो पाकिस्तान की जब आज़ादी है ना 1947 तब ही ये मनाया जा रहा है। और अगर हम बात कर लें कि इसी दिन को ऑफिशियल हॉलीडे यूएन की तरफ से कब करार दिया गया है तो वो 1971 में। ये तीनों चीज़ें जो है ना आपने इनिशियल मेंबर, फिर यूएन की तरफ से यूएन को कह लें पहली दफ़ा छुट्टी का भी इसको करार दिया गया 1947 में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इस बारे में याद रखनी है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन एबटाबाद इन 2011 मई। अब पहली बात तो ये है आपको पता है उसामा बिन लादेन साहब ये अलकायदा के बानी है और इनके बारे में आपको पता ही है कि अमेरिका जो इनके पीछे लगा था ना उनका बेसिकली इल्ज़ाम इस पे यही था कि 9/11 जो हो चुका है ना 2011 में, इनकी आपको पता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इन्होंने तकरीबन 4 जहाज़ हाईजैक करके सारा वो बात हम फिर करेंगे। तो बेसिकली जो है ना अमेरिकन इस पे यही कह लें जी इधर अफ़गानिस्तान में भी जो अमेरिकन आए थे ना मुल्ला उमर से आके उन्होंने बेसिकली यही डिमांड की थी कि आप हमें ये जो उसामा बिन लादेन है ना जो कि मास्टर माइंड है इस टेररिज़म का, इधर जो दहशतगर्दी हो रही है सारी अमेरिका में 2001 में जो सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे तो उनका मास्टर माइंड वो कहते थे इसी को उसामा बिन लादेन को, जो कि अलकायदा का बानी भी है। तो इसको मुल्ला उमर को कहते थे कि आप इसको हमारे हवाले कर दें। तो जब मुल्ला उमर साहब ने कहा जी ये हमारी ज़मीन में मेहमान है और हमारी ये कह लें रसूमात के ख़िलाफ़ है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आए और हम उसको किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर दें। तो मतलब सिंपली ज़बान में आप कह लें उन्होंने इनकार कर दिया। अब अफ़गानिस्तान में आपको पता है नेटो की फोर्सेस लेके ये आ जाता है और तकरीबन 2001 से 2000 कह लें जी 21 तक तकरीबन 20 साल तक ये सबसे कह लें जी अमेरिकन वार चलती है। उसकी तरफ हमारा टॉपिक नहीं, टॉपिक ये है कि अब जो उसामा बिन लादेन है ना इस पर ये जो है ना अमेरिकन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसका मास्टर माइंड ये है। अब इसको पूरी कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की, होता ये है जिनको बिनक लग जाती है कि एबटाबाद पाकिस्तान में ना ये उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। तो अब इनकी जो CIA ना सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, ये जो है ना इनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये करती है यहाँ पे कह लें जी इनकी इसमें एक दो चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे ना पहली बात है ये जो यहाँ पे करेंगे ना ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का आपने नाम याद रखना है। ऑपरेशन का नाम है जी ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ठीक है जी। 2 मई 2011 2 मई है और 2011 में ये बेसिकली अटैक हो रहा है। ऑपरेशन ये लॉन्च कर रहे हैं उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़। और US की जो नेवी है ना नेवी सील ये ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। ये जो इनकी नेवी है ना इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DEVGRU। ठीक है जी। ये इसका ना नाम आपने याद रखना है DEVGRU।
वी डी गुरु, ये जो इनकी यूनाइटेड स्टेट की नेवी सेल है ना, इसका ये दूसरा नाम है। तो ये जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करती है। और इसमें अब एक दफ़ा ये भी सवाल आया हुआ है, जैसे आपको पता है अभी जब ये रिसेंटली पेपर हुआ था एक्साइज एंड टैक्सेशन का, उसमें देखें यूएस ने वहाँ पे एटॉमिक बम जी जापान पर फेंके हैं। तो आगे तो वो पूछता था जी कौन सी डेट में, 6 अगस्त और 9 अगस्त का पूछ रहा होता था फैट बॉय लिटरमैन का। लेकिन इस दफ़ा वो मज़ीद गहराई में गया, मज़ीद उसने कंसेप्ट पूछे हैं जी, जो वहाँ पे कह लें जी एयरक्राफ्ट लेके गया जिसने बम गिराए हैं, तो उसका नाम बताएं, उस जहाज़ का नाम बताएं। ठीक है जी, बोइंग 29। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है ना, ये तो आपका अलग से सवाल हो गया। तो इसी तरह आपने यहाँ भी याद रखना है कि 2 हेलीकॉप्टर जो है ना यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, उनका नाम है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ठीक है जी। अफ़गानिस्तान, आपको पता है अफ़गानिस्तान में वो ऑलरेडी इधर अमेरिकन फोर्सेस आई हुई थी नेटो के साथ। तो अफ़गानिस्तान से ना ये लॉन्च करते हैं, मतलब यहाँ से ये उड़ान भरते हैं और इधर आके उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, ये ऑपरेशन का नाम मैं लिख रहा हूँ, ऑपरेशन नेपच्यून, NEPTUNE, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। तो ये जो ऑपरेशन जो है ना इसके ख़िलाफ़ करते हैं और इसको कह लें जी ये मार देते हैं, ये होगी। अब इसके अलावा जो आपसे इसके बारे में मज़ीद अगर सवाल कर सकता है, वो यही कर सकता है कि ये अटैक जो है ना इसका मंथ आपने याद रखना। देखें अभी यहाँ तो इसने मंथ नहीं पूछा, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ इसके साथ 2011 मई 2 मई ये वाली डेट भी आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना है आपने, उसामा बिन लादेन साहब ये अलकायदा के बानी थे। अलकायदा आपको पता है ये टेररिज्म ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, और आज भी अफ्रीका में ये काफ़ी एक्टिव है। अलकायदा, दाइश वगैरह ये सारी तंजीमें आपने सुनी होंगी, ये आज भी जो है ना इधर काफ़ी एक्टिव। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ऑन वार। मतलब ये जो हेरोडोटस है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये ज़्यादा इसने किस बारे में इसकी हिस्ट्री है, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे या वार पे। तो वार पे ये जो है ना इसके बारे में बेसिकली 1-2 PPSC सवाल पूछ रहा होता है कि वार पे तो इसने कह लें जी हिस्ट्री लिखी ही लिखी है। लेकिन मोस्टली जो इसकी, आपको पता है ये ना है भी इस इधर ग्रीक का था, एंथन का, जिसका इसका कैपिटल ग्रीक का एंथन है, तो वहाँ का था बेसिकली। तो इसने मोस्टली जो इनकी ग्रीस की पर्शियन के साथ वार हुई है ना, तो मोस्टली इसने उन्हीं को कवर करने की कोशिश की है। फिर इसके बारे में दूसरा PPSC सवाल पूछ रहा होता है, ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है ना, तो उन पर साइंटिफिक मेथड जो है ना, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हुए हिस्टोरिकल इवेंट को बयान करना जो है ना, ये इसी ने ही कह लें जी इसकी बुनियाद रखी है। इसके अलावा जो है ना इसके बारे में ये भी एक सवाल आता है जी, इसको फादर ऑफ लाइज भी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री तो हमने पढ़ ही लिया इसको, तो फादर ऑफ लाइज भी इसको कहते हैं। तो ये कुछ जो है ना PPSC से आपसे सवाल। नेक्स्ट हम करते हैं अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ सरिया? A famous Arabian saint, a famous Arabian poetess, a treaty, a battle not attended by Holy Prophet सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें जी, सरिया के बारे में आपको पता ही है कि ये सरिया सराया की जमा है, जिसके अगर लघु माना की तरफ आए ना तो फ़ौज के छोटे छोटे कह लें जी, इसे छोटे छोटे ग्रोह, छोटे छोटे कह लें जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिपा सलार की सरबराही में ग्रुपों को भेजते थे। तो असल में सराया जो होता है ना, सरिया कह लें जिसकी जमा सराया है, तो सरिया जो है ना ये कह लें ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की होती। ठीक है जी। तो वैसे तो अगर हम देखें तो आपको पता है तकरीबन
27 जंगें हैं, जिनमें 9 जंगें जो है ना, जिनमें अब ज़रूरी नहीं कि हर जंग में लड़ाई भी हो। 27 जंगें हैं जिनमें टोटल गज़वात कह लें, टोटल गज़वा सरिया, ये दोनों टर्म आपने अलग से याद रखनी है। गज़वा जो वो है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, ठीक है जी। गज़वा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। जबकि ये जो सरिया होता है ना, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की। तो टोटल गज़वा जो है ना हमारे पास 27 है, जिनमें सिर्फ 9 गज़वात ऐसे हैं जिनमें लड़ाई हो रही है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम सरिया की तरफ आएँ तो टोटल जो सरिया है ना वो है 47। इसमें इख्तलाफ है, ये मतलब आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा ये टोटल सराया कितने हैं, इसको छोड़ दें। 56 का भी कहीं पे फिगर आ रहा होता है। तो जो सवाल आता है ना, सवाल वो ये आता है जी, पहला सरिया, ठीक है जी। सरिया पहला बताएं, सैफुल बहर, ये पहला सरिया, पहली तो बात ये आपने याद रखनी है। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाते हैं ना, तो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब इनकी सरबराही में यकम हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कुरैश के लिए भेजते हैं, कि कुरैश के तजस्सुस के लिए, ताकि उनको कह लें जी आराम से ना बैठने दिया जाए, ठीक है जी। तो ये सरिया जो है ना, पहला सरिया, इसको सरिया हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी कहते हैं और सरिया सैफुल बहर भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। आगे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द लैम्प वेंट आउट, वेंट थ्रू, वेंट डाउन, वेंट अप। तो वेंट आउट जो होता है ना, ये सबसे सूटेबल है, क्योंकि वेंट आउट जो होता है ना, सिंपली कह लें फायर जो है ना स्टॉप बर्निंग सिंपली, या लाइट स्टॉप शाइनिंग, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है ना, द लैम्प वेंट आउट एट वंस, मतलब लैम्प जो रोशनी दे रहा था वो अचानक जो है ना बंद हो गया। तो सबसे बेस्ट जो है ना इसमें यही होगा। मज़ीद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट डैट आई हैड मिस्टूक। तो देखें जी, आई हैड है और इसके साथ आगे वर्ड की थर्ड फॉर्म मिस्टेक, मिस्टूक और मिस्टेकन वर्ड की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें ठीक होगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेंजरसली अ पर्सन लाइव। तो इसमें देखें द मोस्ट, द मोस्ट, द मोर, द मोर। तो ये जो बी ऑप्शन है ना हमारे पास, द मोर डेंजरसली अ पर्सन लिव, द मोर लाइकली ही आर शी इज़ टू डाई। तो ये दोनों मतलब दोनों जो सेंटेंस है ना, इसके दोनों हिस्सों में द मोर, तो दूसरी तरफ भी मोर, मतलब इक्वली कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे द मोर कंपैरिजन करते हुए हम द मोर और द मोर को इस्तेमाल करेंगे। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तारिक सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तो देखें जहाँ पे हुर्रा आ गया ना, आपको फौरी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे खुशी का इजहार होगा। बंदे ने कोई काम किया है जी, मिसाल के तौर पर मैच जीत लिया या कोई बड़ी कोई ट्रॉफी जीत लिया, उसके लिए खुशी की है। तो खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए ना हम कहते हैं हुर्रा, हुर्रा हाय हमने जीत लिया। तो तारिक एक्सक्लेम विद जॉय, मतलब खुशी के साथ, डैट ही हैड वॉन द मैच। आगे हम चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। करेक्ट द बिलो गिवन सेंटेंस बाय पिकिंग अप सूटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड। गो ऑन योर बिजनेस। गो ऑन ये ना असल में इडियम है। गो ऑन योर बिजनेस मतलब गो अबाउट, ये दूसरे सिंपल जबान में इसका ना सिनोनिम कह लें। गो ऑन या गो अबाउट, इसका एक ही माना होता है कैरी ऑन या किसी चीज़ को
कंटिन्यू रखना जो होता है ना, वो गो ऑन या गो अबाउट, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, वी ट्राई टू टाइड अवर, टाइड बाय, टाइड ऑन या टाइड इन टू। तो टाइड अवर जो है ना हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों जी? वी ट्राई टू टाइड अवर डिफ़िकल्टी, हमने अपनी मुश्किलात, अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, मुश्किलात है, हमने उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है जी। टाइड अवर मतलब इसके साथ ये वाला जो है ना, इडियम के साथ ये वाली अवर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द करेक्ट यूसेज ऑफ पंचुएशन मार्क। माई हाउस इज़ मच लार्जर देन योर, योर्स आर योर्स। तो ये देखें, इन तीनों में से ना हम जो है ना, ये वाला जो अपोस्ट्रॉफी वाला है ना, ये अपोस्ट्रॉफी वाला ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऐसा है ना अपोस्ट्रॉफी वाला, ये बेसिकली पोजेशन को शो करने के लिए आ रहा होता है। ठीक है जी, मलकियत को, पोजेशन को। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ ऑलरेडी ही पोजेशन है, तो ये डबल हो जाएगा। तो इससे क्या लें, अवॉइड करते हुए ना हम ये जो सी ऑप्शन है ना, जिसमें अपोस्ट्रॉफी, ये जो साइन होता है ना छोटा सा, ये अपोस्ट्रॉफी का साइन होता है, तो इससे हम इसमें ऑलरेडी ही पोजेशन है, तो हम ये जो सी ऑप्शन है ना, इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42 हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ गॉट even worse, so worse, more worse, as worse since she gave up her job because of illness। मतलब बीमारी की वजह से जब से उसने जॉब छोड़ी है ना, तो यहाँ पे ना ये जो इवन है, गॉट इवन, ये ना मतलब उस पर ज़्यादा एम्फोसिस जो होता है ना, किसी चीज़ पे ज़ोर देना, तो मतलब मज़ीद उस पर एम्फोसिस देने के लिए कि आगे से भी बदतर हो चुकी है, इवन जो है ना इसके साथ इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। एम्प्लॉयज़ इन दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज मेंटेन्स या मेंटेन। तो सिंपली बात है, एम्प्लॉयज़ हैं, प्लूरल है, तो उसके साथ हमने जो, अगर सिंगुलर होता तो उसके साथ एस वाली या एस वाली, आपको पता है हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जबकि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, तो हमने एस वाली जो एस के बगैर है ना, मेंटेन, ये वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आगे चलते हैं। व्हाट वुड यू लाइक, क्वेश्चन नंबर 45 है। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट यू वुड लाइक, या व्हाट वुड यू लाइक। तो ये भी नहीं हो सकता, सी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और व्हाट वुड यू, ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, व्हाट वुड यू लाइक, ये इसका सबसे बेस्ट है। मतलब ये इस्तेमाल इस तरह क्वेश्चन किसी से कह लें, ऐसे ही ये बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट द बिलो सेंटेंस बाय पिकिंग अप सूटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड। आई एम वेरी ओब्लाइज टू हिम। ये जो है ना, ओब्लाइज होता है जी किसी बंदे को फैसिलिटेट करना, कह लें जी, या आई एम वेरी ओब्लाइज का वैसे मैंने आपको ना लिटरली माना दिया है, या सिंपल ज़बान में मिसाल के तौर पर कहते हैं जी। आपको अगर मैं सिंपल माना ओब्लाइज का बताऊं, देखें जी, आपका किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट हुआ है जी कि 2 मंथ तक ना उसने आपको पैसे दिए हैं, तो 2 मंथ के अंदर अंदर ना आपने उसको वापस करने हैं, ये कह लें जी, उसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ। अब हुआ ये है कि वो बंदा आपको 2 मंथ से मज़ीद जो आगे रिलैक्सेशन दे रहा है ना, रिलैक्सेशन, कि चलें जी अभी आपके पास नहीं है, तो जब आपके पास हो, मतलब मज़ीद आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम मोबिलाइज। ये इसका माना जो है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे डिफ़ाइन किया क्योंकि ये अलग से सिनोनिम में ना पीपीएससी पूछ रहा होता है, तो इसको आपने याद रखना है। तो अगर हम इधर ग्रामेटिकली देखते हैं इसका, आई एम वेरी नहीं होता, आई एम मच ओब्लाइज। ठीक है जी, ये जो बी ऑप्शन है ना, ये बेस्ट है। आगे चलते हैं हमारे पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस किसी चीज़ की
कह लें जी काफ़ी जेनेटिक भी इसी का ना सिनोनिम इस्तेमाल हो रहा होता है, जेनेटिक काफ़ी बड़ी है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो है छोटा, टिनी। इसके अलावा फ्रजाइल जो है वीक, ये वीक, सॉफ्ट, नरम, तो ये सारे मिलते जुलते ही हैं। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। चूज द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर इम्पार्ट। इम्पार्ट होता है जी किसी चीज़ को ये ना बेसिकली हम, चले मैं आपको इसका ये भी बता दूं, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन में मोस्टली हम ये वर्ड जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चों को तालीम देना, इम्पार्ट करना, फ्राहम करना। तो एजुकेशन में ना बेसिकली ये वाला जो वर्ब है ना इम्पार्ट, तो इसका जो कह लें जी मीनिंग कन्वे, ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 48। 48 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, जिसमें हमने करना ये है कि पिक आउट अ पेयर ऑफ दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज गिवन इन द कैपिटलाइज पेयर। कोलनेस, नाइट, एक तरफ कोलनेस है और नाइट है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन ब्लैक, येलो, ह्यूमिडिटी, सनशाइन या वार्म दैट। तो देखें जी, ये देखें कूलनेस नाइट, रात को आपको पता है ठंड होती है और दिन को सूरज निकला होता है तो वार्मथ, दिन को आपकी जो है ना वो थोड़ी वार्म होगा, दिन जो है ना थोड़ा हार्ड होगा, गर्म होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है ना वो है 49। द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस काज पैनिक इन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट लाइकली अलाइक डिसलाइक। मतलब देखें, अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, इसका मतलब है अलाइक, मतलब जो डेंगू की वजह से न्यू इन्फॉर्मेशन और डेंगू वायरस का, अब ये जो पैनिक सब के लिए क्रिएट हो रहा है, पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए, ये अलाइक है, इक्वल, मतलब दोनों सेम अलाइक होता है, एक जैसा। जितना मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन डेंगू की पब्लिक को पैनिक दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो इतनी ही गवर्नमेंट को, तो ये अलाइक, एक जैसा। हम ये जो लाइकली होता है ना, ये जो बी ऑप्शन है ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका माना होता है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है लाइक, ये वैसे हम एग्जांपल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो बेस्ट है हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन है ना, यही हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है। वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज 60, 70, 90। ये देखें, इससे पहले आप एक चीज़ को समझ लें, आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। हमारा जो ब्लड है ना, इसकी हम कंपोजिशन जो कर रहे होते हैं ना, वो दो तरह से कर रहे होते हैं। मतलब हमारा जो ब्लड है ना, इसको एक तो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं ब्लड सेल, ठीक है जी, हमारे ब्लड में ब्लड सेल पाए जा रहे होते हैं जो कि 45% होते हैं, 45%। तो इन्हीं ब्लड सेल में आपको पता है आपके आ जाएंगे रेड ब्लड सेल, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल आ जाएंगे आपके, इसी तरह आपके प्लेटलेट्स वगैरह भी जो है ना वो इसी में आ जाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये तो 45% हमारा जो ब्लड है ना, इसमें ब्लड जो है ना टोटल, उसमें 45% हमारे पास होते हैं सेल, जिनको हम हीमोसाइट भी कहते हैं। ये अलग से सेल के बारे में ना सवाल आ रहा होता है, दूसरा नाम जो हीमो का माना ही होता है ब्लड और साइट सेल, हीमोसाइट भी हम इसको कह रहे होते हैं। तो ब्लड की कंपोजिशन हम देखते हैं तो हमारे ब्लड में 45% सेल है, और दूसरी तरफ जो 55% है ना वो है फ्लूइड, FLUID मादा पाया जा रहा होता है। अब ये जो मादा ना प्लाज्मा, यही सवाल आया हुआ है। ये जो बाकी 55% है ना, 55%, ये जो 55% हिस्सा जो है ना, ये इसमें पाया जाता है आपका ब्लड कंपोजिशन जो है ना, ये है आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है ना, इसके बारे में आपने एक दो चीज़ें मज़ीद और याद रखनी है
कि ये जो प्लाज्मा मतलब हमारे ब्लड के हिस्से में सेल 45 आ गया और प्लाज्मा जो है ना वो 55% आ रहा है। तो अब ये 55% जो आपका प्लाज्मा है ना, इसकी हमने मज़ीद कह लें इसको तकसीम करना है, तो इसका तकरीबन 90% जो पोर्शन है ना इसमें पाया जाता है वाटर। ठीक है जी, यही इसने सवाल किया हुआ है कि हमारा जो प्लाज्मा है इसमें वाटर की परसेंटेज कितनी है, तो 90% है। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपने और भी कर लेना कि हमारा जो कह लें जी फ्लूइड है, प्लाज्मा है, इसमें 90% तो कह लें आ गया वाटर ही वाटर, तो बाकी जो बच गया तकरीबन 10%, इस 55% में से बाकी जो बच गया है 90% में से 10%, तो वो क्या पाएगा, तो वो पाया जाता है इसमें साल्ट। ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन है ना हमारा, इसमें पाया जाएगा आपका साल्ट। और इसके अलावा एक और चीज़ पाई जाती है जिसके बारे में मैं ना पीपीएससी पूछ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजन इसमें पाई जा रही होती है। ये क्या है, ये है जी असल में क्लॉटिंग प्रोटीन। ये क्या है जी, क्लॉटिंग प्रोटीन। इसके बारे में पीपीएससी पूछ रहा होता है। वो इस एंगल से पूछता है कि देखें हमारे ब्लड का जो फ्लूइड 55% है और उसमें प्लाज्मा में 90% हमारा वाटर है। तो अगर हम ये जो वाटर है ना, वाटर और साल्ट, ये दोनों हम अलग रखें और इसमें जो बाकी फाइब्रिनोजन पाया जाता है ना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग, मतलब हमारा जो खून, आपको पता है कहीं खून अगर, तो इसके लिए अलग से पीपीएससी फिर सवाल बना रहा होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन जो है ना हमारे पास, विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम विटामिन के जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद कर रहा होता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ना, अगर हम इसको इससे रिमूव कर दें, मतलब हमारे प्लाज्मा में सिर्फ वाटर रहे या साल्ट रहे, तो ये दोनों चीज़ें अगर रहें और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ना इसको निकाल दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं सीरम। ये टर्म आपने याद रखनी है, SERUM, क्योंकि ये पूछ रहा होता है जी सीरम। तो हमने जो अभी प्लाज्मा पढ़ा है, इससे हमने 90% हमने निकाल देना जी। प्लाज्मा वाटर जो है वो भी निकाल देना और बाकी जो साल्ट है, तो ये जो है ना ये दोनों मिलके, वाटर और साल्ट, ये दोनों मिलके आपके बनाएंगे सीरम। अब इसका ना कलर भी आपने याद रखना है, येलोविश कलर का ये होता है सीरम। ठीक है जी, अगर आप इसमें फाइब्रिनोजन मिला देंगे तो फिर जो है ना ये आपका उधर प्लाज्मा में चला जाएगा। चलें जी, मज़ीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ मैनी न्यू स्पोर्ट वर एडेड टू 20 टोक्यो ओलंपिक्स? 4 स्पोर्ट, 5 स्पोर्ट, 7 स्पोर्ट, 8 स्पोर्ट। अब ये देखें, ये जो सवाल है ना कुछ डिटेल वाला है, तो हम इसकी ना थोड़ी सी डिटेल करते हैं, फिर ही आपको ये ना सवाल समझ आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं। अगर हम ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि ये बेसिकली जो है ना ओलंपिक्स जो है ना हमारे पास ये ग्रीस से स्टार्ट हो रहे होते हैं। मतलब ओरिजिनेट, ये ना अलग से सवाल आ रहा होता है कि ओलंपिक्स जो है ना ये ओरिजिनेट, मतलब ये पहले भी BC, बहुत पुरानी इनके बारे में कह लें जी, ग्रीस, एंथन, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और ये जो ओलंपिक है ना बेसिकली यहीं ग्रीस में ना ये एक पहाड़ का नाम था ओलंपेड। ये ना इनकी बेसिकली आपको पता है ये मुजस्मों की पूजा करते थे, बुतों की, जिस तरह हिंदू करते हैं। तो इन्हीं के ना एक गॉडेस देवी का ये नाम था ओलंपेड। तो वहाँ से ना वहाँ पे मेला लगता होता था, तो वहाँ से ये कह लें जी त्यौहार जो है ना स्टार्ट होता है BC में। उसकी तरफ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम मॉडर्न ओलंपिक्स की तरफ आते हैं ना, तो इसके बारे में सवाल आ रहा होता है। मॉडर्न ओलंपिक्स की जो बुनियाद पड़ती है ना वो पड़ती है 1896, पेरिस, फ्रांस। ठीक है जी, यहाँ से मॉडर्न ओलंपिक्स की बुनियाद पड़ती है। और यहाँ से कह लें जी ओलंपिक्स के जो है ना
पेरिस जो है ना, पेरिस में एक पूरी कमेटी बनती है और इसको ऑर्गेनाइज करती है। और ये भी आपने याद रखना, ये हर 4 साल बाद आपके ये हो रहे होते हैं। और इसके अलावा ये भी पीपीएससी पूछ रहा होता है जी, ये समर है, विंटर ओलंपिक्स कब इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो ये वाला साल जो है ना आपने याद रखना है। वैसे देखें 1924 1924 को फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स को ना इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले ये मतलब कोई फ़र्क नहीं था जी, समर और ओलंपिक्स। देखें अभी हर 4 साल बाद ये हो तो रहे हैं, लेकिन होता ये है कि पहले 2 साल कर लें जी समर ओलंपिक्स हो जाएगा, और दूसरे दो साल जो है ना उसमें आपका विंटर ओलंपिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है कि पहले 2 साल आपके समर ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, दूसरे 2 साल जो है ना आपके विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल आता है कि पैरा ओलंपिक्स से मुराद ये है कि इसमें ना ओलंपिक्स में कह लें जी 1948 तक ना, ये कह लें जो माजूर अफराद के लिए जो गेम्स होती हैं ना वो इसमें नहीं थी। ठीक है जी, पैरा ओलंपिक्स। तो सवाल पूछ रहा होता है जी, पैरा ओलंपिक्स मतलब पैरा ओलंपिक्स कब ऐड किए गए, मतलब ये जो मज़दूर अफराद हैं उनकी खेलों को कब शामिल किया गया, तो 1948। अब इसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वजह यही है कि आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 हुई है, और उसमें आपको पता है कितना नुकसान हुआ है, कितने फ़ौजी हलाक हुए हैं, सिविलियन भी कितने हलाक हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अफराद जो है ना मजदूर हो गए थे, तो उनको भी कह लें जी इंजॉयमेंट करने के लिए गेमों में शामिल किया गया। तो ये 1949। ठीक है जी। अब ये देखें, ये भी चीज़ अब आपको पता भी होनी चाहिए। ये पहली वर्ल्ड वार का भी जो पीरियड है ना 1914 से लेकर 1918, 1914 से लेकर 18 का जो पीरियड है ना, इसमें भी आपके ओलंपिक्स नहीं हुए। वजह सिंपल है कि वर्ल्ड वार 1 चल रही है। इसी तरह 1944 से लेकर 48 तक का जो पीरियड है ना, इसमें भी ये जो 4 साल बनेंगे आपके, इसमें भी आपके ओलंपिक्स नहीं होने। वजह यही आपकी वर्ल्ड वार 2 चल रही है। तो अब जैसे ही वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है 1945 में, तो उसके बाद ये जो 48 वाला सन आ रहा है, इसमें आपकी ओलंपिक्स होंगी, और इसमें पैरा ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये हर 4 साल बाद हो रहे होते हैं। अब हम जो है ना इस अपने सवाल की तरफ हम आते हैं। इन्होंने पूछा हुआ जी कितनी गेमों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। देखिए पहली बात तो ये समझ लें, ये जो 2020 वाला ओलंपिक्स है ना, ये है समर ओलंपिक्स, समर। ठीक है जी, समर ओलंपिक्स है, और इसने होना था 2020 में। कब होना था, 2020 में इसने होना था, लेकिन ये जाके हो रहा है 2021 में। वजह आपको पता ही होगी, कोरोना वायरस आया हुआ है। ठीक है जी। तो कोरोना आपका आया हुआ है, जिस वजह से ना ये जो ओलंपिक्स है ना, पहली बात ये है भी बहुत कास्टली, तकरीबन 20 बिलियन इसकी ना अमाउंट है। क्योंकि वजह ये है कि जो है ना मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इसको कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें जो स्पेक्टेटर थे ना, तमाशाई वगैरह, उनको आने की इजाज़त नहीं थी, कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह लगा गया था। तो 2021 में ना ये ओलंपिक्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक दो सवाल कर लें कि बेसिकली ये जो टोक्यो है ना, इसको ये सेशन चल रहा था इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का 2013 में ना, बोनस आयरस के बारे में अलग से। ये ना अर्जेंटीना, आपने साउथ अमेरिका का मुल्क सुना होगा, उसका ना कैपिटल है बोनस आयरस। तो वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का 125, ठीक है जी, 125 इसका सेशन चल रहा था। तो इस सेशन में ना ये इन्होंने डिसाइड किया कि 2020 का जो समर ओलंपिक्स होगा वो इधर टोक्यो में होगा। ये अब मज़ीद अगर हम बात कर लें इससे, ये ना सारे असल में सवाल हैं जो कि आपको आप देखेंगे आगे भी ये पूछ रहा होता है जी। कभी
ये वाला जी 2018 वाला कहाँ पे हुआ है, 2022 वाला कहाँ पे हुआ है, विंटर 2000, अभी ये आपको पता है करंट 2024 में जो हो रहा है पेरिस ओलंपिक्स, तो वो भी इधर ही हुआ है। तो ये सारे जो सवाल है ना वो पूछ रहा होता है, जिनको आपने याद रखना है। अब ये जो 2020 वाला पैरा ओलंपिक्स हो रहा है ना इधर टोक्यो में, इसके बारे में दो चार सवाल आप कर लें। इसका जो मोटो था ना, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये इसका जी मोटो है, जिसको आपने याद रखना है। इसके अलावा इसके बारे में ना ये भी सवाल कर रहा होता है कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करता है। नुरिथो, एम्पायर ऑफ जापान। ये मैं लिख रहा हूँ, ये इस वजह से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ना अभी तक भी है, इसका ना जापान का एम्पायर है। आपको पता है वैसे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पे भी ना इनका एम्पायर। ये इसके बारे में अलग से पूछ रहा होता है। एम्पायर ऑफ जापान नुरिथो, ये अभी तक भी जिंदा है, ठीक है जी। तो ये जो बंदा है ना, इसका नाम आपने याद रखना है। इसने इसकी ओपन सेरेमनी की है। और अगर हम इस गेम में 2020 में जो ओलंपिक्स होने थे तो हुए 2021 में, इसका प्रेसिडेंट थॉमस बैक, ठीक है जी। ये बंदे का भी आपने नाम याद रखना है, ये भी पूछ चुका है। थॉमस थॉमस बैक, BACH, ठीक है जी। ये आपने इस बंदे का भी नाम याद रखना है, ये पूछ चुका है। आगे हम मज़ीद अगर इसके बारे में सवाल मज़ीद इसी से रिलेटेड अगर हम सवाल कर लें तो ये जो है ना 2000 हो रहा है, 2020 में होना था तो हुआ है 21 में। अब 2022 वाला जो है ना वो बनेगा विंटर ओलंपिक्स। तो वो भी आपसे पूछता है जी ये 2022 वाला, 24 वाला, इससे आगे जो 26 वाला, 28 वाला, ये जो सारे हैं ना ये आपने करने होते हैं, क्योंकि PPSC का कोई पता नहीं चलता, कभी आगे से पूछ लेता है, कभी पीछे से पूछ लेता है। तो अगर हम देखें 2020 वाला ये समर ओलंपिक्स है, और अभी जो 2024 में हो रहा है ना वो भी हमारा समर ओलंपिक्स है, जो कि पेरिस में हो रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन 2020 वाला है विंटर 2022 वाला, 2022 वाला है विंटर ओलंपिक्स, और हो कहाँ पे रहा है, चाइना में। तो चाइना बीजिंग, तो उसको बीजिंग ओलंपिक्स कहेंगे 22 वाला। अगर हम 2020 में फिर समर और पीछे आ जाएं 2018 में, तो 2018 में नॉर्थ कोरिया का आपको पता है उसका कैपिटल है पियोंगयांग, तो वहाँ पे हुआ था 2018 का। तो ये भी आपने सारा इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि ये सारी जो है ना कभी आगे वाला पूछ लेगा, कभी आपसे पीछे वाला इसने पूछ लेना है। अब लास्ट जो सवाल है ना, अभी रिसेंटली उसने पूछा हुआ था इसके बारे में, वो सवाल ये है कि इसने पूछा हुआ था, ये ना PPSC के सवालों में ही आया हुआ है कि जब 2020 में टोक्यो समर ओलंपिक्स को हेल्ड करता है ना, वहाँ पे मुनक्कद होता है, तो सवाल पूछता है जी उस वक़्त का ये करंट अफेयर का सवाल था कि समर ओलंपिक्स कौन सा मुल्क है जी एशिया का जिसमें समर ओलंपिक्स जो है ना वो ट्वाइस, 2 दफ़ा मतलब ऑर्गेनाइज करने का रिकॉर्ड उसके पास आ गया है। तो यही है जी टोक्यो ओलंपिक्स, ये अलग से इसने हमारे पास सवाल किया हुआ था। अब फाइनली एक और सवाल आप कर लें और हम मज़ीद आगे चलते हैं इसके बारे में। ये है कि ये जो 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल आपसे जीत रहा है ना वो है 39 अमेरिका। गोल्ड मेडल की बात है। वैसे अगर हम मेडल की बात करें वो भी अमेरिका ने जीते हैं तकरीबन 113। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे जापान है। उनको सिर्फ आप नाम ही याद रखें, लेकिन ये पहले नंबर वाला है तो इसके बारे में आपने याद रखना है। 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और 113 जो है ना इसने मेडल जीते हैं। चलें जी, हम मज़ीद हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, विच स्पोर्ट वाज परफॉर्म्ड बाय लेजेंड मोहम्मद अली। लेजेंड मोहम्मद अली बेसिकली ना पहले ये क्रिश्चियन था, तो बाद में इसने ना इस्लाम कबूल किया था। बॉक्सिंग है या वेट लिफ्टिंग है या शूटिंग है, तो
ये जो मोहम्मद अली साहब है ना, ये जो है ना बॉक्सिंग, असल में मोहम्मद अली साहब जो है ना, इसका निक नेम पहले तो आपने याद रखना है, द ग्रेटेस्ट। द ग्रेटेस्ट जो है ना इसका निक नेम है। ये भी अलग से पीपीएससी सवाल कर रहा होता है कि ये ना हैवी वेट बॉक्सर था और हैवी अनडिस्प्यूटेड, इसके बारे में ये आपने सवाल याद रखना है। 1974 से लेकर 1978 तक ना ये अनडिस्प्यूटेड हैवी वेट चैम्पियन रह चुका है। इसके अलावा इसके बारे में एक और पीपीएससी जो सवाल पूछ रही होती है ना, वो भी आपने याद रखना है। वो ये है कि ये जो बंदा है ना, इसने कह लें ये आर्टिस्ट भी था, तो इसने ना 2 एल्बम रिलीज़ किए थे, जिनमें एक का नाम है आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, जिस तरह इसका निक नेम है ना ग्रेटेस्ट, तो आई एम द ग्रेटेस्ट, और दूसरे का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि ये जो दोनों इसके एल्बम है ना, उसको मिला हुआ ग्रैमी अवार्ड। ठीक है जी, ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, इस वजह से ना पीपीएससी पूछ रहा होता है आई एम द ग्रेटेस्ट किसका स्टूडियो एल्बम है रिलीज़ किया, तो इसी का है मोहम्मद का। और लास्ट इसके बारे में अगले दिन में सवाल मैंने देखा है, ये आखिरी वक्त में ना इसको ना बीमारी लग जाती है बेचारे को, पार्किंसन। ये बीमारी का ना आपने नाम याद रखना है, PARKIN, पार्किंसन। ठीक है जी, ये बीमारी इस बंदे को लग जाती है, जिसकी वजह से ना ये मरता है। तो ये बीमारी का पीपीएससी ने पूछा हुआ था कि मोहम्मद अली साहब को कौन सी बीमारी लगती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। 53, डेस्कटॉप इज डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीटेड फाइल। डेस्कटॉप डाउनलोड फोल्डर यूज़र। तो आप ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको पता है जो कुछ भी हम कंप्यूटर में चीज़ें जो डिलीट करते हैं ना, तो वो डिलीट होती कोई नहीं है। ठीक है जी, आपने डिलीट की तो वो ये रिसाइकल बिन जो है ना इसमें चली जाती हैं, टेम्परेरी आप कर लें। अब आपको वहाँ पे जाके ना रिसाइकल बिन से जो अगर आपने इनको रिसाइकल बिन से आप इनको ना रीस्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने का ना पूरा यहाँ पे टाइम दिया होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अगर उनको रीस्टोर करना चाहें तो रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने परमानेंट कंप्यूटर से कोई भी चीज़ को डेल करना है ना, तो वहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर आप डेल की को प्रेस करेंगे ना, तो फिर ये डायरेक्टली इधर भी रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, बल्कि डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो ये रिसाइकल बिन इज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट फाइल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ 54 क्वेश्चन, अ सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यू इज कॉल्ड डिग्री एट्रीब्यूट डोमेन। तो ये डोमेन है, इसको आपने रट्टा लगा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 55 है, डैश इज द बटन, dash is the button used to go to different slide a file, a website, and so toggle radio check action। असल में ना ये वाला जो सवाल है ना बहुत ही इजी है। आपने आप सिंपल ज़बान में कह लें, हम आपको पता है कहीं पे जब लिंक पेस्ट कर रहे होते हैं ना, लिंक, तो क्या होता है जी, कोई भी मिसाल के तौर पर हमने कोई टेक्स्ट लिया और वहाँ पे आपने हाइपर टेक्स्ट आपने कह लें जी वहाँ पे लिंक लगा दिया जी, मतलब कोई भी बंदा उस टेक्स्ट पे अगर क्लिक करेगा तो वो जो कोई भी आपने वहाँ पे अगर उसके पीछे स्लाइड रखी है या कोई फोल्डर रखा है, कोई वेबसाइट रखी है, यूआरएल रखा हुआ, कोई भी चीज़ आपने रखी है ना, तो वो उस लिंक पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो आगे कह लें जी उसी पे जाके पहुँच जाएगा। तो इसी तरह जो है ना, इसी में ये जो एक्शन बटन है ना, MS पॉइंट में, MS पावर पॉइंट जो है ना उसमें भी ये वाला ऑप्शन ना, मैं ना आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाए।
ये देखें जी, MS पावर पॉइंट जो है ना, पहले तो आपने इसको याद रखना है। ये जो एक्शन बटन है ना, आपको आप इसको अप्रोच कहाँ पे कर सकते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट पे आप जाएंगे ना, इंसर्ट के टॉप, तो यहाँ से ये वाला जो शेप वाला है ना, यहाँ पे आप आएंगे। तो ये देखें जी, ये लास्ट में आपको दिए गए हैं ये सारे एक्शन बटन। ये वाला सारा पोर्शन जो है ना, ये देखें, ये सारे जो है ना आपको एक्शन बटन दिए गए हैं। आप इन पे प्रेस करेंगे, इन पे प्रेस करेंगे तो ये आगे जो है ना, ये वाला जो है ना आपके पास, ये वाला कह लें जी, कह लें जी, आपके पास मेन्यू निकल आएगा। अब जी ये देखें, ये जो है ना डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक जो है, अब बेसिकली होगा ये कि जैसे ही आप ये वाला एक्शन बटन जो है ना हमारे पास, ये वाले जो एक्शन बटन आप देख रहे हैं, आप इन एक्शन बटन में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये होगा कि नेक्स्ट जो है ना, ये वाली पूरी स्लाइड आपके पास इसने ओपन हो जानी है। ये देखें जी, इस तरह का ना आपके पास आ जाएगा। अब होगा ये कि यहाँ पे ना ये जो इमेज आपके पास आ जाएगी एक्शन बटन की, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आप लगा सकते हैं जी, कह लें जी, इसी बटन पर जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट होता था ना, हमारे पास टेक्स्ट होता था तो हम क्या करते थे जी, टेक्स्ट के पीछे हमने कोई लिंक लगा दिया, कोई फोल्डर लगा दिया, कुछ भी कर दिया। तो इसी तरह ये जो एक्शन बटन होता है ना, इसके पीछे भी आप जो मर्ज़ी चाहें आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो है ना, आप मतलब जिस तरह आप फ़ोल्डर इसके पीछे लगा सकते हैं, पावर पॉइंट में आप कह लें एक अलग से आप प्रेजेंटेशन भी इसके पीछे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है कह लें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना आप इसके पीछे लगा सकते हैं। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो बात ये है, आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, जैसे देखें हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो मोबाइल को जो एंड्रॉयड होता है, मतलब जिस मोस्टली तो एंड्रॉयड के ही चाह रहे होते हैं, तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उस मोबाइल को चला रहा होता है, उसके सारे फंक्शन जो है ना, ये अच्छा। अब यहाँ से ना वो अलग एक सवाल पूछ रहा होता है, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम OS, ये जो है ना अलग से सवाल पूछ रहा होता है। एंड्रॉयड का जो है ना वो OS है। इसके अलावा ये देखें DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ये जो विंडो है ना, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अलग से पूछ रहा होता है विंडो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपने एप्पल कंपनी के बारे में भी सुना होगा, तो जो एप्पल कंपनी है ना उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा होता है, जो कि है मैक MACOS। ठीक है जी, ये जो है ना एप्पल वालों का, आप एप्पल का जो मोबाइल होते हैं ना उनमें ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ये आपने याद रखना है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं जी। सवाल पूछा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स। तो ये तीनों के तीनों जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो ओरेसल डी ऑप्शन है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वजह क्या है, ये जो है ना असल में अमेरिकन कंपनी है और डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ना डेवलप करती है, डाटाबेस डाटा मैनेजमेंट का ना सॉफ्टवेयर, तो ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर अ कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक वाल स्टेशनरी डिफ़िकल्ट टू मूव ट्रैक। असल में ना देखें, ये जो है ना आप देखें आजकल तो हमारे पास माउस आए हुए हैं जिसको डोगलस, ये बंदे का नाम भी याद रखना, ये भी पूछता है कि
इसको किसने, माउस को, चूहे को किसने इन्वेंट किया है, तो डॉगलस, ये बंदे का नाम भी याद रखना है। तो आजकल तो आपको पता है हमारे पास चूहे आ गए हैं, ड्रैग करके हम इधर से उधर, वो ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग आ रहा होता है हमारे पास पॉइंट, तो हम सारा कुछ कर लेते हैं। पहले जो है ना, ये जो कह लें जी, ये जो ट्रैक बॉल है ना, ट्रैक बॉल, ये भी ना एक मौसी की किस्म है। इसकी ना मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, फिर आपको ना इसके बारे में बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, आपको ये नज़र आ रहा है, ये दरमियान में ये है जी आपके पास स्टेशनरी ट्रैक बार। ये देखें, मतलब अपनी एक ही जगह पे ये प्लेस है, यहाँ पे फिट है, ठीक है जी। लेकिन होता ये था, ये जो है ना, इसके कह लें चारों तरफ जो है ना सेंसर लगे हुए थे। अब जैसे ही इसको घुमाते थे ना, तो मतलब सेंसर लगे हुए थे, तो वो ब्लिंकिंग पॉइंट जो है ना, जिस तरह हमारा माउस इधर उधर जा रहा होता है सारा, तो ये वाला जो है ना, ये वाला सारा, ये पहले माउस होता था, वो ये है जी स्टेशनरी, मतलब एक ही जगह पे साकिना है। जिस तरह हम, आपको पता चुहा एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर लेते हैं, लेकिन इसका ये वाला सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है इसके बारे में। ये नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है मैथ का। तो मैथ जो है ना, मैथ मैथ का इसकी ना हम अलग से पोर्शन को कह लें जी, जितने भी हम पढ़ेंगे ना, ये देखें जितने भी मैथ के हैं, इसकी ना यहाँ पे इसको कह लें जी अलग से ना, मैं इनकी वीडियो बना के, ये जो सारा मैथ का पोर्शन है ना, हम इसको अलग से करेंगे, क्योंकि इसके लिए कह लें इनको सॉल्व करना है। तो ये ना हम मतलब इसको ना हम अलग से सीरीज़, इसकी मैथ वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, हम इनकी अलग से सीरीज़ बना लेंगे जी। ये है जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 66। फेसबुक डिप्लोमेसी वाज कोइनिंग 2000, 2004, 2008 और 2012। 2008। अब ये फेसबुक, पहली बात है फेसबुक और डिप्लोमेसी, फेसबुक का आपको पता है जिसका भी आजकल नाम चल रहा है मेटा, मेटा मार्क जकरबर्ग की ये कंपनी है, अमेरिकन है। तो फेसबुक डिप्लोमेसी है क्या, फेसबुक डिप्लोमेसी है क्या, बेसिकली ये जो है ना देखें सोशल मीडिया की ऐप है, और इसने ना लोगों को कह लें जी काफ़ी कह लें सोशली कह लें, इस ना फेसबुक ने बंदों को सोशलाइज करने, अपने हुकूक के बारे में बात करने, सारा कुछ जो है ना, मतलब लोगों को कह लें शूर जो है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा दिया है। अब हुआ ये है कि लोगों ने अपनी जो राय थी ना, वो फेसबुक का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए ना कह लें जी हुकूमत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो हुकूमत ने लोगों की राय को ना, मतलब फेसबुक के ज़रिए पूरा कह लें जी सर्वे वगैरह करा के ना देखा है जी कि लोग ये चाहते हैं। तो ये जो है ना असल में एक टर्म कोइन कर ली गई है फेसबुक डिप्लोमेसी 2008 में। तब में ये फेसबुक काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, आज तो कह लें जी ये पूरे अपने पीक पे है ना, तो तब भी ये काफ़ी मशहूर थी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है जी। द लार्ज पार्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी या 7th, 9th या 20। तो 7th सेंचुरी। देखें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, इसके बारे में एक दो चीज़ आप जान लें तो ये आपका सवाल जो है ना क्लियर। देखें पहली बात तो ये है, आपको पता है कमीशन जो था ना पीपीएससी वाला, पहले कोई चीज़ नहीं था छोड़ता इसकी ना अमेरिका की। हर पेपर में 3 से 4 सवाल जो है ना उसने पक्के जो थे ना इसके चाइना अमेरिका के डालने होते थे। लेकिन आजकल जो है ना, आप पिछले जो अभी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनमें आप इसका ट्रेंड देखें, ये ज़्यादा चाइना की तरफ आ रहा है। इसने 3 गार्जियस डैम पूछा हुआ था, फिर कह लें जी चाइना जो है ना, सिंपली ज़बान में कह लें, अब चाइना के पीछे ये हाथ धो के पड़ गया। अमेरिका की तरफ अब कम पूछ रहा है तो चाइना की तरफ। तो आपने चाइना जो है ना, अब वो सिल्क रोड का भी आपको सवाल पता है, इसने पूछा हुआ था अगले दिन, जो कि चाइना में ही है। तो ये सारा जो है ना, आपने अब चाइना का कोई भी सवाल आता है तो उसी से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है। देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना,
अगर हम इसकी इनिशियल बात करें तो ये ना 206 से लेकर 222 बीसी तक ना, ये पीरियड याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, जो चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 7th सेंचुरी, जो कि यहाँ पे इसने सवाल भी किया हुआ है, 7th सेंचुरी में ना कह लें जी, इसको कह लें इसका ना एम्पायर ऑफ पहला चाइना का जो एम्पायर है ना, उस बंदे का नाम याद रखना। उसके दौर में कह लें जी ये बनना स्टार्ट हुई है। पहले तो मतलब इतनी बीसी में भी हुई है, लेकिन 7th सेंचुरी में जाके ना इस पे अच्छा खासा काम हुआ है तकरीबन। इस बंदे का ना इनका पहला ये एम्पायर है, पहला किंग है। इस बंदे का नाम आपने याद रखना है, क्योंकि वो पूछेगा। किन शाही, ठीक है जी। नाम मैं लिख रहा हूँ, QIN, किन, SHI, ठीक है जी। ये बंदा है, इसका नाम आपने याद रखना है। इसको ना फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना भी कहते हैं। अलग से सवाल PPSC पूछ लेगा। तो इसके दौर में ना 7th सेंचुरी में चाइना के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, कह लें इसको बनाया गया। अब इसकी वजह क्या है, वजह भी आपको पता होना चाहिए। वजह यही है, इससे के ऊपर आपको पता है चाइना के ऊपर मंगोलिया है, और मंगोलिया सल्तनत के बारे में, चंगेज़ खान, हलाकू खान वगैरह के बारे में कौन नहीं जानता। तो यहाँ पे ना इन्वेडर आते थे वगैरह, कह लें जी चाइना पे हमलावर जो है ना। तो एक वजह ये भी है कि चाइना को हमलावर जो आते थे ना, इससे उनसे बचाने के लिए इन्होंने ये वाल को तमीर किया है। दूसरी बात, यहाँ पे चाइना में मतलब किसी भी दूसरे मुल्क से जो कोई भी इम्पोर्ट आनी थी ना, इम्पोर्ट, कोई भी मुल्क यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है ना, तो उस पर टैक्स वगैरह लगा के रेवेन्यू को जनरेट किया जाए। तो इस तरह की ना डिफरेंट वजह थी। अब एक और सवाल जो इसी से रिलेटेड है, वो पूछता है जी सबसे ज़्यादा जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, इस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है। तो ये मिंग डिनेस्टी है। ये डिनेस्टी का आपने नाम याद रखना है, मिंग, MING, मिंग, ठीक है जी। ये मिंग डिनेस्टी है। इसके दौर में ना ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। आपको पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, तकरीबन ये 21,000 किलोमीटर है। अब 21,196, ये जो 196 इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ये ना एवरेज सिर्फ 21,000 याद रखें। अगर आपको किलोमीटर में कहेगा तो 21,000, अगर आपको माइल में कहेगा तो 13,000, ठीक है जी। ये दोनों फिगर आपने सिर्फ 21 और 13 ये याद रखने, आगे वाले वो उनको याद रखने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है जी। ये दोनों फिगर आपने इसके बारे में याद रखने हैं। मज़ीद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 68, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है। प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो, प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो अनाउंस मोनरो डॉक्ट्राइन इन 1817, 1820, 1823। ये देखें जी, ये साल आपने याद रखना। ये जो है ना इनका मुनरो साहब, इनका ना अमेरिका का प्रेसिडेंट गुजर चुका है, 5वां प्रेसिडेंट। पहली तो बात इसका आपने ना टर्म याद रखनी है। और 1817 में ये आता है और 1825 तक ये रहता है। वैसे तो अमेरिकन आपको वो जो पता है इलेक्शन होते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 4 साल होती है। तो ये तकरीबन डबल टर्म लेके जा रहा है मुनरो। अब जो ये इनका प्रेसिडेंट है ना, 5वां प्रेसिडेंट है। अब ये मशहूर क्यों है, मुनरो डॉक्ट्राइन है क्या। तो मुनरो डॉक्ट्राइन जो है ना, देखें ये ना बेसिकली कांग्रेस के सामने ना एनुअल सेशन में ना ये कह लें एक डिक्लेरेशन देता है, जिसके ना 4 पॉइंट ये देता है। 4 पॉइंट सिर्फ आपने ना ये फिगर याद रखना है, 4 पॉइंट। अब ये जो 4 पॉइंट है ये है क्या, ये चीज़ें आपको कह लें इंटरव्यू के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आपसे जो कमीशन है ना, वो इस तरह का सवाल नहीं करेगा। सिर्फ ये पूछेगा जी मुनरो साहब के नेक्स्ट यही सवाल गहराई में जाके पूछेगा, मुनरो साहब ने कितने पॉइंट दिए थे। तो 4 पॉइंट दिए हैं, जिनमें पहला पॉइंट यही था कि अमेरिका जो है ना, किसी भी रियासत के जो इंटरनल अफेयर है ना, अंदरूनी मामला जो है ना, अमेरिका उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। चाहे यूरोप हो, चाहे दुनिया में कोई भी रियासत हो, अमेरिका जो है ना नो इंटरफेरेंस, ठीक है जी।
नो इंटरफेरेंस, अमेरिका जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा जो है ना ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये देता है कि अमेरिका जो है ना इधर ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, इनकी जो कोई भी इधर अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका, इन दोनों में जो कॉलोनीज़ है ना, और जो कोई भी है अमेरिका इसको तस्लीम करता है। ठीक है जी, ये बात होगी। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका है ना, आपको पता है अमेरिका जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका यहाँ पे आपको पता है मोस्टली जो है ना इसमें यही मुल्क आते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली वगैरह, बोलीविया वगैरह, ये वाले जो मुल्क हैं ना साउथ अमेरिका के। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ना उस वक्त स्पेन की ये वाली जो है ना कॉलोनीज़ थी, मोस्टली स्पेन की कॉलोनी। तो अमेरिका कहता है कि यहाँ पे अब मज़ीद कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी, जो बन गई ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मनरो साहब ने ये कहा जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये अब इसका ना चौथा पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। अमेरिका के डॉक्टर साहब जो है ना मनरो डॉक्ट्राइन, ये कहती है कि अब मज़ीद साउथ अमेरिका में अगर कोई भी यूरोपियन पावर, ब्रिटिश हैं, बेल्जियम वाले हैं, डच हैं, कोई भी अगर यहाँ आके कॉलोनी बनाएगा तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे और हम यही समझेंगे ये हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो ये जो है ना असल में इनकी कॉर्नर पॉलिसी कह लें जी, माइलस्टोन है इनकी फॉरेन पॉलिसी में ना। तो उसके बाद कह लें जी, आप देख सकते हैं ये पॉलिसी आज भी अमेरिका की चलती आ रही है। अमेरिका आप देखते हैं जब वर्ल्ड वार टू जीतता है तो उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन बन जाती है तो कितने मुल्कों को, पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, इंडिया को आज़ादी मिली है, इंडोनेशिया, आपको पता है इंडोनेशिया है, और भी अल्जीरिया है, कितने मुल्क हैं जिनको कह लें जी इसके बाद आज़ादी मिल रही है। वजह यही है कि अमेरिका जो है ना मुल्कों के जितने भी कॉलोनीज़ थी ना, आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉलोनी बनाने वाले यही थे, पुर्तगाली थे, और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश, जिनसे तकरीबन 56-55 मुल्क जिनको हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं इससे निकलते हैं। तो अमेरिका कह लें जी फ्रीडम का हामी था, लिबरेशन का हामी था। तो ये जो मुनरो डॉक्ट्राइन है ना इसके बारे में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 69। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ना तो टोक्यो जो है ना हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। विच इज़ लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो टोक्यो आपको पता है जापान का कैपिटल भी है टोक्यो। तो ये पूरी दुनिया में आज भी टोक्यो जो है ना पूरी दुनिया में यहाँ आबादी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, मोस्ट कह लें जी पॉपुलेटेड सिटी है आज भी दुनिया की। तकरीबन 3 करोड़ और 70 लाख या 37 मिलियन आप कह सकते हैं सिंपल ज़बान में, 3 करोड़ और 70 लाख, 37 मिलियन, 3 करोड़ 70 लाख की यहाँ पे आबादी है। तो ये दुनिया का सबसे पॉपुलेशन के लिहाज से ना पहले नंबर पे है। दूसरा भी आपने याद रखना है और तीसरा भी। दूसरे नंबर पे हमारे पास दिल्ली है, इंडिया का दिल्ली, 33 करोड़ तकरीबन, और क्या नाम है उसका, 3 करोड़ जो है ना उसमें जो है ना आबादी है, ये आपने याद रखना है। दिल्ली और तीसरे नंबर पे ढाका, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। चौथे नंबर पे है साओ पालो, ये जो है ना ब्राज़ील का सिटी है, SAO, साओ पालो, PAULO। ये वाली जो सिटी है ना, ये वाला जो शहर मैंने आपको बताना नहीं था लेकिन मैं आपको बता इस वजह से रहा हूँ। PPSC एक दफ़ा ये सवाल पूछ चुका है कि साउथ पालो ये किस मुल्क की सिटी है। ठीक है जी, तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि साओ पालो जो है ना ये ब्राज़ील की सिटी है और ये दुनिया में चौथे नंबर पे आ रही है, जहाँ पॉपुलेशन के लिहाज से चौथे नंबर पे आ रही है। तो आपने इसको पॉपुलेशन के हिसाब से याद नहीं रखना, वैसे आपने इसको याद रखना है, ये ब्राज़ील का शहर है। अब
आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा जी पॉपुलेशन के लिहाज से? कराची। ये जी सबको ही पता है। लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, जो कि पीपीएससी पूछ रहा होता है, पीपीएससी पूछता है जी कराची जो है ना आपका, ये पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में कितने नंबर पे आता है? तो ये है जी 12वें। ठीक है जी, पहले नंबर पे टोक्यो, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे ढाका, चौथे पे sao पालो। ये है जी 12वें नंबर पे आपका कराची है पॉपुलेशन के लिहाज से, जिसको आपने याद रखना। तकरीबन 2 करोड़ जो है ना हमारी आबादी जो सिर्फ़ और सिर्फ कराची में रह रही है। ये होगी हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं उधर एरिया के हिसाब से, तो न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, न्यूयॉर्क स्काई स्केपर भी जिसको कहते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है ना, ये आपका एरिया के हिसाब से आपकी लार्जेस्ट सिटी बनेगी दुनिया में। तकरीबन 6,993 स्क्वायर माइल। ये एरिया याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने याद रखना है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है ना आपकी रकबे के लिहाज से दुनिया की नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका शिकागो, ये भी अमेरिका की ही सिटी है, शिकागो। पहले 2 ये याद रखने हैं। और जो है क्या नाम है, रकबे के हिसाब से अगर हम मुल्क की बात करें तो रूस आपको पता ही है सबसे बड़ा है। ठीक है जी, चलें जी हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। द नेम ऑफ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट, K2, चोयू। तो देखें जी, ये वाला जो माउंटेन है ना कांगचनजुंगा, अजीब सा नाम है। ये जो है ना अफ्रीका में तंजानिया जो है ना, तंजानिया मुल्क है, युगंडा के साथ ही है। तंजानिया मुल्क आपने सुना ही होगा। तो वहाँ की जो थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है ना दुनिया की, ये है जी कांगचनजुंगा। अगर देखें माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में है, पहले नंबर पे आ रहा होता है। केटो पाकिस्तान में है। अब इसकी ना लेंथ भी आपने याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट की 8848 है और 8626 जो है हमारा K2 की है। और ये जो है जो अभी इसने पूछा है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन 8586 इसकी जो है ना वो है। ठीक है जी, तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बारे में सवाल अलग से पूछ रहा होता है पीपीएससी। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये ऑप्शन डी चूओए, ये दुनिया की ना 6ठे नंबर पे आ रही है माउंटेन। लार्जेस्ट माउंटेन है दुनिया का 6ठे नंबर पे। इसके बारे में वैसे कभी सवाल आया नहीं, तो ऑप्शन में आया हुआ है तो मैंने कहा चलें आपको बता ही दिए। बाकी जो है ना ये सारी तो हो गए। पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान की K2 है। K2 को तो आप छोड़ें, K2 की ना लेंथ पूछ रहा होता है। गार्डविन आस्टन भी आपको पता है, इसको कहते हैं चौड़ी भी, हम K2 को कह रहे होते हैं। 8611 इसकी लेंथ है मीटर में। तो ये जो है ना जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो है नागा पर्वत। ठीक है जी, नागा पर्वत जो है ना, ये अब K2 वाला तो काम ही पूछता है क्योंकि सबको पता चल गया है। वो नागा पर्वत के बारे में पूछ रहा होता है जी। नागा पर्वत हमारे पास जो माउंटेन है, जिसका वो आपको पता है किलर माउंटेन भी जिसको हम कहते हैं, हिमालयन रेंज में है। तो नागा पर्वत ये दुनिया में कितने नंबर पे आता है जी हाईएस्ट माउंटेन में? तो ये आएगा 9th नंबर पे। ये पीपीएससी काफ़ी दफ़ा सवाल कर चुका है 9th नंबर पे। ठीक है जी, नागा पर्वत आपका 9th नंबर पे आएगा। और इसकी कितनी है जी 8126 मीटर। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ये दोनों आपने ना इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन ब्रोथ द कैपिटल सिटी ऑफ लिबनान, ग्रीस, लिबनान, यमन। तो ये सिंपल सवाल है। कैपिटल आपको पता है लंदन जो है वो यूके का कैपिटल है। ग्रीस जो है जिसका कैपिटल एंथन है। लिबनान का कैपिटल है बेरूत, यही इसने पूछा हुआ। और यमन का सना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 72।
हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, माउंट केनिया, माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो जो है ना ये तंजानिया में है और 5895 जो है ना इसकी हाइट है। इसके अलावा जो है ना माउंट एल्गन, ये युगांडा में है। ठीक है जी। अभी ये माउंट एल्गन आया तो इसी से मिलता जुलता ना मुझे एक और भी सवाल याद आ गया जो कि मैं आपको बताता जाता। तो माउंट एल्गन ये है जी माउंट एल्गन। एक आपने सुना होगा माउंट एल्बरस, ई से एल्गन है और ई से ही एल्बरस है। ये ना यूरोप का भी और रशिया का भी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट एल्बरस। ELBRUS, माउंट एल्बरस, रूस का भी और यूरोप का भी। इसको ना साथ आपने याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 37। विच फेमस सिटी ऑफ तुर्की इज़ फाउंड बोथ एशिया एंड यूरोप। सिंपल है, इस्तांबुल, जिसको आपको पता है इसका फॉर्मल नेम था कोस्तोनिया, या इंग्लिश में इसको कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है जी। तो इस्तांबुल आपको पता है इसका वो एक बादशाह के ही नाम पे था, जो कि आपको पता है ये 4वीं सदी में इस्लाम कबूल कर लिया था और उसने ही जो सल्तनत थी ना उसमें ईसाई मज़हब को ना इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये कुस्तुस्तुनिया आपको पता है ये इस्तांबुल जो आजकल इस्तांबुल के नाम से मशहूर है, तो इसी के बारे में आपको पता है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, ये आपने बंदे का नाम याद रखना है, मोहम्मद फ़ातेह साहब, इसने इसको फ़तह किया है। और किया कब है? 1453। ये पीरियड भी आपने याद रखना है, 1453। ये अलग से पूछ रहा है क्योंकि इसके बारे में आपको पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की काफ़ी ज़्यादा बिशारतें थी कि जो कुस्तुनिया को फ़तह करेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बिशारतें थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी साहब, ये सहाबी भी आपको पता है इन्होंने भी फ़तह करने की काफ़ी कोशिशें की है, लेकिन ये शहीद भी हो गए थे। तो इनकी कब्र के बारे में ना वो पूछ रहा होता है, तो तुर्की में इनकी कब्र है हज़रत अबू अयूब अंसारी साहब की। आगे चलते हैं। द वैली ऑफ पेशावर इज़ ड्रेन बाय इंडस, चेनाब, झेलम या काबुल। तो हमारे पास ये जो वैली ऑफ पेशावर है ना, वैली ऑफ पेशावर को इसका ना एक दूसरा नाम भी आपने याद रखना है। पेशावर के बारे में आपको पता है कि अलग से पहले तो सवाल पूछ रहा होता है सर, फ्लावर की सिटी ऑफ फ्लावर इसको कह रहे होते हैं। तो ये जो है ना इसे पेशावर बेसन भी कहते हैं और गंदारा वैली भी कहते हैं। ये दोनों ना आपने इसके बारे में याद रखना है। द वैली ऑफ पेशावर बेसन, पेशावर बेसन और गंदारा वैली दोनों इसी को कह रहे होते हैं। तो सवाल है हमारे पास, द वैली ऑफ पेशावर इज़ ड्रेन बाय। तो काबुल रिवर जो है ना, काबुल रिवर आपको पता है 4 सद्दा से, और ये जो सारा इलाका जो है ना पेशावर वाला, तो इनको कौन पानी दे रहा होता है? काबुल रिवर। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 75। द स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री जॉर्डन, मालदीव जिसका कैपिटल माले है, कतर और बहरीन। पहले तो इन चारों के कैपिटल हम कर लेते हैं और फिर हम आगे इनकी तरफ चलते हैं। जॉर्डन जिसको हम उर्दन भी कहते हैं, इसका अमान कैपिटल आपने सुना ही होगा। मालदीव का माले आपने सुना होगा। कतर का दोहा आपने सुना होगा। अलजायर इसी का दोहा कार्ड आपने सुना होगा। और बहरीन का मनामा। ठीक है जी। तो ये देखें माली जो है ना आपको पता है श्रीलंका के नीचे जो है ना ये जज़ायर पे है, और अनकरीब ये इसके बारे में काफ़ी कह लें जी पेशन गोइयाँ होती रहती हैं, अनकरीब डूब जाएगा, क्योंकि इसके ये थोड़ा सा ही ना कह लें जज़ायर आइलैंड की सूरत में आर्चिपियालॉजी की शक्ल में जो है ना ये माली है। तो ये जो मालदीव है भी इस्लामी कंट्री। मोहम्मद मुइज़्ज़ो जो है ना अभी इसके मौजूदा लीडर हैं, सदर चल रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो है ना मालदीव, इसका लिटरेसी रेट, इसके बारे में ना अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है जी कौन सा मुल्क इस्लामी मुल्क ऐसा है जिसका लिटरेसी रेट 100% है। ठीक है जी। तो ये है जी आपका मालदीव। ठीक है जी, इस्लामी कंट्री है ये, सबसे स्मॉलेस्ट इस्लामी। अगर आपसे इस्लामी कंट्री पूछे ना पॉपुलेशन के लिहाज से, इंडोनेशिया से आपको पता है तकरीबन 28 करोड़ जो है ना अभी इंडोनेशिया की आबादी हो चुकी है। और अगर आपसे उसके हिसाब से पूछे रकबे के हिसाब से तो काज़िकिस्तान।
जिसका कैपिटल आस्ताना है। ठीक है जी, काज़ाकिस्तान। तो ये दोनों तीनों सवाल आपने इसी से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 76। इरोडेड बेड रॉक विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पैरेलल ग्रूव इज टर्म एज। ये जो सी ऑप्शन है ZUEGEN, ये ना असल में ना पहाड़ की एक फार्म है। ये ना मैं इसकी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर आपको ना इसके बारे में सही समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीज़ है। ये देखें जी, आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। ये जो है ना, ये देखें शक्ल, ये जो शेप बन रही है, असल में हवा के इरोजन की वजह से ना, मतलब हवा चलती है उसकी वजह से मिट्टी जो है ना, इरोजन की वजह से ये जो शक्ल फॉर्म होती है ना, ये शक्ल का नाम है ZUGEN इरोजन। तो इस शक्ल को आपने याद रखना है, इसमें और कोई रॉक फिलासफी नहीं है जो कि आपने याद रख। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 6 सितंबर। बहुत ही कह लें जी सिंपल सवाल है और काफ़ी मशहूर भी सवाल है। लेकिन देखें, ये जो डिफेंस डे है ना, आपको पता होगा कि 1965 में ना 1965 की हमारी इंडिया के साथ वार हुई हुई है, और इंडिया जो है ना हमारा, ये जो इधर पंजाब का इलाका है ना, वहाँ इसने अटैक किया था। तो अब बात ये है डिफेंस डे, मतलब हम ये यौम दिफा मनाते क्यों हैं। देखें, ये ना हमारी आर्मी जो है ना यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है ना, देखें सवाल कर रहा होता है जी, ग्रैंड स्लैम, आपने ना ऑपरेशन सुना होगा, ग्रैंड स्लैम, GRAND, ग्रैंड स्लैम। ये ना असल में पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, इन्होंने सरप्राइज़ अटैक करना था। ये इंडिया के पास जो इलाका है ना, इधर जम्मू कश्मीर में, वहाँ इनके पास एक ना ब्रिज था। इस ब्रिज का ना आपने नाम भी याद रखना है, क्योंकि वो पूछ रहा होता है अखनूर, AKNOOR, अखनूर। ठीक है जी, ये ब्रिज है, इसका नाम आपने याद रखना है, वो पूछ रहा होता है। अब ना पाकिस्तान की आर्मी जो है ना इस वक्त ये ना उधर जम्मू कश्मीर जो इनके पास है ना, इंडिया के पास, आपको पता है तकरीबन 55% जो इंडिया कश्मीर रियासत का इलाका ना आज भी इंडिया के पास है, तकरीबन 30% हमारे पास है, और 15% जो है ना वो इधर चाइना के पास है। ये तीनों फिगर मैं लिख देता हूँ, 55 इंडिया के पास, 15% जो है चाइना के पास, और 30% जो है ना ये हमारे पास है। ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है। तो ये हुआ जी कि पाकिस्तान आर्मी ने ये प्लान किया कि ये जो अखनूर ब्रिज है ना, इसको इन्होंने कहा क्योंकि इसको ना उड़ा देते हैं या इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। वजह ये थी, ये जो अखनूर ब्रिज था ना, ये रियासत जम्मू कश्मीर थी ना, इसके कह लें जी इंडिया से सारा जो है मुनेशन असला वगैरह, कह लें जी इनकी ना सिंपली अखनौर ब्रिज ये इनका थी लाइफ लाइन। तो इन्होंने कहा जी हम इनकी लाइफ लाइन ही काट देते हैं, जब ये हम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे तो इन कश्मीर जो है, सिंपली कह लें कश्मीर को छुड़वाने की ये कोशिश थी। लेकिन शुरू में तो इसको कामयाबी मिली है, लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने ना इस प्रेशर को कम करने के लिए इधर पंजाब की तरफ जो है ना फ्रंट खोल लिया है। तो ये सरप्राइज़ अटैक करते हैं, और इनका कह लें जी जो बेसिस मकसद होता है ना, आपको पता है लाहौर में हमारा कंटोनमेंट है, कंटोनमेंट, तो उस पर कब्ज़ा करना होता है। लेकिन इनको कह लें जी पाकिस्तान की तरफ से हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है। अब ये बात तो सबको पता है, लेकिन जो PPSC सवाल पूछता है ना इस वक्त, पूछता है जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो जनरल मूसा खान, ये बंदे का नाम आपने याद रखना है। जनरल मूसा खान साहब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अगर हम एयर मार्शल साहब की बात करें तो वो आपके नूर खां थे। ठीक है जी, नूर खां थे। और अगर हम ये एक तीसरा बंदा भी है, इसके बारे में भी याद रखना है, प्रेसिडेंट हैं हमारे मोहम्मद अयूब। हाँ, ठीक है जी, अयूब साहब के बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है जी, ये तीनों जो बंदे हैं ना, इनके बारे में आपने याद रखना है, क्योंकि वो पूछ रहा होता है। तो इसके बारे में कह लें जी इन्होंने काफ़ी दिफा किया, और अपना कह लें जी हम पे जो सरप्राइज़ अटैक किया ना, तो इसको कह लें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, तो इस वजह से ना यौम दिफा मना रहे होते हैं। अब ना लास्ट सवाल जो आपने इससे रिलेटेड करना है, जो कि PPSC पूछती है, वो ये है कि ये जो है ना, अब आपको पता है
सीज़ फायर हो जाती है तो सवाल आता है जी कि पाकिस्तान ने यूएन का जो मैंडेट है सीज़ फायर का, इसको कब एक्सेप्ट किया? 23 सितंबर, ये डेट आपने याद रखनी है। 23 सितंबर, जिस पे अलग से पीपीएससी सवाल आ रहा होता है। 23 सितंबर को यूएन ने जो सीज़ फायर लाइन कराई है ना, जंग बंदी करवा दी थी, तो ये है जी 23 सितंबर, पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये वाली डेट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 78 है। इन पाकिस्तान टर्म छांगा मांगा पॉलिटिक्स इज़ यूज फॉर किक बैक हॉर्स ट्रेडिंग। देखें, पहली बात तो ये है, छांगा और मांगा आपको पता है हमारे कसूर के पास है, ये आर्टिफिशियल मैन मेड लार्जेस्ट पूरे पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट है। और ये जो है ना डाकुओं के नाम कह लें जी, दो डाकू थे, छांगा और मांगा, उनके नाम पे ये जंगल का नाम है। और ये ब्रिटिश ने बनवाया था, ये भी आपने ना इसके बारे में याद रखना है, ब्रिटिश ने बनवाया था 1866 में ना। बेसिकली ये जो थे ना, उस वक्त आपको पता है इंडिया जो है ना ब्रिटिश के कब्ज़े में था। तो 1866 में ब्रिटिश ने ना, उस वक्त आपको पता है स्टीम इंजन जो है ना, स्टीम इंजन, जिसकी वजह से आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था इंग्लैंड में, और वाट साहब ने इसको कह लें जी इन्वेंट किया था। तो कह लें जी यहाँ से लकड़ी जो है ना कोयले के लिए, रेलवे स्टेशन जो है ना, कह लें जी इन्होंने इंजन वगैरह चलाना था तो उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे इन्होंने ना, अंग्रेज़ों ने ही ये सारा जंगल बनवाया था। और आज तो यहाँ कह लें जी इसका बहुत बुरा हाल है, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, काफ़ी दरख्त वगैरह यहाँ से काटे जा चुके हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग, अगर हम अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तानी टर्म में छंगा मंगा क्या है जी पॉलिटिक्स में, सिंपल, इमरान खान का आपको पता है इसको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ इसकी गवर्नमेंट को हटाया जाता है। तो उसमें यही है छंगा मंगा पॉलिटिक्स। छंगा मंगा पॉलिटिक्स यही है कि एमएनए एमपीए वगैरह को खरीद लिया जाता है। और ये जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान की मिसाल आपके साथ है, सिंपल है हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है जी, बिक रहे हैं। आगे देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन है 79। व्हेन वाज, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, व्हेन वाज मलाला यूसुफ नेम अ नोबल पीस प्राइज़। मलाला यूसुफ साहब को नोबल पीस प्राइज़ कब मिला? 2014 में। आपको पता है मलाला यूसुफजई साहब जो है ना, बेसिकली ये एजुकेशन एक्टिविस्ट थी, और ये जो है ना यंगेस्ट भी है, ये भी आपने याद रखना है, यंगेस्ट लॉरेट है, यंगेस्ट, ठीक है जी। और इसकी फिर वो उम्र भी पूछ रहा होता है कि इसको कितनी कितनी उम्र में इसको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो 17 साल की उम्र में इसको नोबेल पीस का प्राइज़ मिला। अब इसकी वजह क्या है? तो वजह आपको पता है, ये बेसिकली ना स्वात की थी, और स्वात में 2011 में ना तालिबान का कब्ज़ा हुआ पड़ा था। तो कह लें जी ये औरतों के हुकूक़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बोलती थी, और तालिबान ने ना वहाँ औरतों की ना एजुकेशन को ना कह लें जी बैन किया हुआ था। लेकिन ये जो है ना इस चीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बोली है, तो तालिबान ने जो है ना इसको कह लें जी काफ़ी डराया धमकाया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बोलती रही है। फिर इसके ख़िलाफ़ अटैक भी हुए हैं। अब यहाँ से ना 2011 से ही आपको एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान आर्मी ने ना स्वात में आपको पता है ऑपरेशन राह रास्त, ये अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है, ऑपरेशन है राह रास्त, राह रास्त, ये ऑपरेशन आपने याद रखना है। ये जो है ना पाकिस्तान आर्मी ने राह रास्त ऑपरेशन अगेंस्ट ये जो इधर तालिबान वगैरह आए हुए थे ना, तालिबान ने इस बात पे कब्ज़ा किया हुआ था 2011। तो ये पीपीएससी पूछ रही होती है, तो इन्हीं के ख़िलाफ़ किया है। तो अब ये होता है जी धमकियाँ वगैरह इसको मिलती है, तो ये जो है ना इसको उधर यूरोपन अमेरिकन वगैरह बुलवा लेते हैं, और ये चली जाती है। अब जो है ना तब से ये आपको पता है वहाँ इसको फिर जाके 2014 में नोबेल प्राइज़ भी देते हैं, ये वो सारी चीज़ें। ये हमारी फ़िलहाल बहस नहीं है। जो इसके बारे में मज़ीद जो सवाल पूछते हैं ना, एक दो सवाल आप कर लें इसकी। एक दफ़ा वो इसने पूछा भी हुआ है जी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है? तो कैम्ब्रिज, ठीक है, सॉरी कैम्ब्रिज नहीं, ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड।
ये आपने इसकी यूनिवर्सिटी से यहाँ से ग्रेजुएट है, पूछता है जी कहाँ से ये ग्रेजुएट है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट है। इसके अलावा एक और इसके बारे में अगले दिन सवाल मैंने पढ़ा कि वो पूछ रहा था कि कौन सा मुल्क था जिसने इसको ऑनरी सिटीज़नशिप दिया। ऑनरी मतलब इजाज़िया तौर पे ना सिटीज़नशिप दी है, तो वो है कनाडा। ठीक है जी, कनाडा का मुल्क याद रखना है। तो कनाडा की जो लोअर हाउस है ना, जिसे कहते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन, ये आप नाम याद रख सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। ये जो यूके का भी है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस यूके का भी हाउस ऑफ कॉमन है, तो कनाडा का भी ना हाउस ऑफ कॉमन ही है। तो उसने इसको ना, उससे इसने एड्रेस किया और कनाडा वालों ने ना इसको एजाज़ी डिग्री दी है। ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है। अब ना लास्ट इसके बारे में जो सवाल है वो है आपने इसकी बुक्स, इसकी ना एक बुक है जो कि आपने याद रखनी है, बहुत पूछता है, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस, DISPLACED। ठीक है जी, ये जो बुक है ना इसकी आपने ये याद रखना, ये काफ़ी दफ़ा पूछ रहा होता है, वी आर डिस्प्लेस, ये किसकी बुक है, तो मलाला यूसुफ की, आई एम मलाला, इसी तरह की ना ये वाली भी इसकी बुक। बाकी ये वाली इतनी ज़्यादा पूछता नहीं है, जो पूछता मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 80। When Liaquat Nehru Pact signed, when Liaquat Nehru Pact was signed between Pakistan and India 1950। ये बेसिकली आपको पता है लियाकत नेहरू पैक्ट, पहली बात तो ये है, इसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, 1950 में ये साइन हो रहा है। इसमें बेसिकली ये था, आपको पता है 1947 में जो हिजरत होती है, और हिजरत में जितने जुल्म हुए हैं औरतों पे, और कह लें जी कईयों की इज़्ज़तें लूटेगी, कईयों को कह लें कईयों का सामान ही बिल्कुल, कईयों को वैसे ही ज़िंदा जला दिया गया, कईयों की ज़मीनें छीनेगी, माल वगैरह सारा कुछ, माइनॉरिटी, कईयों को ज़बरदस्ती कह लें जी उनका रिलीजन तब्दील करवाया गया वगैरह वगैरह। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। तो अब ये जो है ना कह लें जी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है ना, क्या नाम है, क्या लियाकत अली खान साहब, और उनकी तरफ से जवाहरलाल नेहरू साहब, इन दोनों के दरमियान ये 1950 में मुआहदा होता है कि हम जो है ना दोनों ममालिक की जो माइनॉरिटीज़ वगैरह जो है ना उनके राइट को तस्लीम करेंगे, और ये जो लूट पटूट हुई है उसको ख़त्म करके कह लें जी मिनॉरिटी के हक़ को तस्लीम किया जाएगा, अमन को कायम किया जाएगा। रेफुजीज़ वगैरह को कह लें जी उनको इजाज़त होगी कि जो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहे जा सकते हैं। अब ये तो सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो एक चीज़ आपने याद रखनी है जो कि पीपीएससी ने नहीं की, वो यही है, ये वाला ही पैक्ट है। ये जो है ना लियाकत नेहरू पैक्ट, ये वाला ही पैक्ट है जिसने वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है जी, इंडियन और हमारे के लिए, मतलब वहाँ से कोई भी रेफुजीज़ आएगा तो वो बगैर वीज़ा के उसकी एंट्री नहीं है। तो ये अलग से पीपीएससी सवाल अभी तक इसने पूछा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो आगे पूछ लेगा। चलें जी, आज हमारा जो है ना काफ़ी हो गया, तकरीबन 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। पहले जो हमारी जो सीरीज़ थी ना, हम लेबर ऑफिसर का बेसिकली पेपर कर रहे हैं, और हमने अभी तक पहले में हमने 30 किए थे, और अभी हमने 80 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है ना तकरीबन ये 20 क्वेश्चन है, तो ये भी ना इसको ऑन करीब मैं सुबह ही सारे को अपलोड कर दूंगा, तो आपने इसको साथ सुन लेना। और ये जो सारी एसोसिएशन है ना, आपने इसको अच्छी तरह साथ साथ लिख लेना, क्योंकि ये आपने ये नहीं सोचना हमने ये 10-12 सवाल किए हैं, तकरीबन 50 हमने कर ली, ये नहीं सोचना आपने। सोचना आपने कि हम जितने भी ये साथ एसोसिएशन कर रहे हैं ना, ये सब के सब आपके सवाल हैं जो कि पीपीएससी पूछ रही होती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद अगर आपको इसमें कोई डाउट है कोई भी है तो आप कमेंट में अपनी राय दें। और इसी में जो ये हम फाइल कर रहे हैं ना, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मेरे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसका भी लिंक मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस पे फ्री जनरल नॉलेज वगैरह और पीपीएससी से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड जो कोई भी सवाल आ रहे होते हैं ना, हम उनको सेंड कर रहे होते हैं।
दुआ में याद रखिएगा। बाकी जो कल रह गया पोर्शन हम इसको सुबह अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।